वेलकम बैक। चलिए अब समझते हैं। उस समय जब आपको बताया गया था कि टाइप ऑफ अकाउंट में 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल, रियल, नॉमिनल, फिर से आप नाम सुन लीजिए। पर्सनल में 2 बताए गए थे आपको, आर्टिफिशियल, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, वहाँ पे अगर आप पिछली स्लाइड्स में या उसमें वीडियोस में आप बैक करके जरा सा देखेंगे तो मैंने बताया था कि पर्सनल में जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको मैं अलग से आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब पर्सनल में ध्यान फिर से एक बार रिमाइंड करिए, एक बार फिर से सोचिए। तो 3 तरह के अकाउंट बताए गए थे। नेचुरल जो जीते जागते हैं, आर्टिफिशियल वो होते हैं जो पर्सन मान लिए गए हैं किसी एक्ट के अंदर, जैसे कंपनी एक्ट के अंदर, सोसाइटी एक्ट के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरह से उनको पर्सन मान लेती है। और तो तीसरा मैंने बताया था आपको रिप्रेजेंटेटिव। अब ये रिप्रेजेंटेटिव क्या है ये जरा सा देखिए, ये होते पर्सनल अकाउंट है। ठीक, अब ये रिप्रेजेंटेटिव क्या है, सबसे पहले लिख लेता हूं मैं, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक, रिप्रेजेंट करना क्या होता है ये आपको पता है। ठीक, रिप्रेजेंट करने का मतलब सिंपल भाषा में कहें तो हमारी जो क्रिकेट टीम है वो हमारे जो क्रिकेट स्पोर्ट्स है उसको रिप्रेजेंट करती है, बाहर खेलती है जाके तो इंडिया की एक एज अ रिप्रेजेंटेशन करती है। ठीक, इसी तरह आपका हर फैमिली मेंबर आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जितने मिनिस्टर्स हैं वो उस गवर्नमेंट के थॉट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट करना मतलब ये हुआ। अब रिप्रेजेंट से ही बना है रिप्रेजेंटेटिव। एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे जितने भी बच्चे, चिल्ड्रन, ठीक, बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, जब वो स्कूल में पढ़ेंगे तो उनको हम क्या कहते हैं, स्टूडेंट। मतलब जो भी ग्रुप ऑफ बच्चे, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, ठीक, स्कूल में पढ़ेंगे उनको हम कहते हैं स्टूडेंट। मतलब वो बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो एक नाम से, एक कंबाइंड नाम से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। उनके लिए एक नाम आप कह सकते हो। अगर आप ये कहोगे तो आपको ये पता चलेगा कि वो क्या है, वो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, वो नाम क्या है, स्टूडेंट। तो जो स्टूडेंट वर्ड है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है उन बच्चों को। मतलब बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल में ऐसा नहीं है कि बच्चे रहते होंगे, स्कूल में स्टाफ भी रहता है, स्कूल में टीचर्स भी रहते हैं, पर जब स्टूडेंट बोलते हैं तो आपको क्या पता चलता है, वो बच्चे जो पढ़ने गए। तो मतलब जो वर्ड स्टूडेंट है वो उन बच्चों को रिप्रेजेंट करता है जो स्कूल में पढ़ने गए। अब ये क्यों बताया जा रहा है, वो बताया इसलिए जा रहा है क्योंकि इसका रिलेशन है रिप्रेजेंटेशन से। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जो रिप्रेजेंट होते हैं। रिप्रेजेंट मतलब वो किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। जब आप उनके बारे में सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि अच्छा ये उनको, जैसे आप स्टूडेंट सुनते हो तो क्या कहते हो, जब स्टूडेंट के सुनते हो, स्टूडेंट जब आपसे कहता है वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट मतलब स्कूल में पढ़ने वाले, तो स्टूडेंट रिप्रेजेंट करता है पढ़ने वालों को। इसी तरह अकाउंट्स में बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो जिनका खुद कोई मतलब नहीं होता है पर वो किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, अब उसमें से मैं कुछ टर्म आपको बताता हूं कि वो टर्म क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो रिप्रेजेंटेटिव कैसे कहलाते हैं। जैसे एक अकाउंट में टर्म होता है डेटर्स। ठीक, अभी समझाने के लिए एक बहुत बेसिक लेवल पे आपको समझा रहा हूं। डेटर का मतलब ये होता है जिनको आपने उधार दिया। ठीक, डेटर का मतलब क्या होता है, जिनको आपने उधार दिया। अब आप कहोगे कि भाई उधार तो हम देते हैं, दिमाग में आपके वैसे आ जाना चाहिए कि जिनको आपने उधार दिया। अब मान लीजिए उधार आप किसको दोगे भाई, या तो किसी नेचुरल पर्सन को दोगे, किसी जीते जागते आदमी को उधार दोगे, या आप उधार दोगे किसी आर्टिफिशियल पर्सन को। भाई किसी कंपनी को आप उधार दे सकते हो, किसी ट्रस्ट को दे सकते हो, किसी सोसाइटी को दे सकते हो। ठीक, तो अब ये जो डेटर वर्ड है ये हर उस आदमी के लिए रिप्रेजेंट करता है, हर उस आदमी के लिए रिप्रेजेंट करता है जिसको आपने उधार दिया है। अब जब उधार देते हो तो वो या तो किसी नेचुरल को ही दे रहे होगे या आर्टिफिशियल को दे रहे होगे।
पर ये जो वर्ड डेटर है ये रिप्रेजेंट हर उस आदमी को करेगा जिसको उधार आपने दिया है। तो बेसिकली ये जो डेटर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? जैसे स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? वो जो वहां पढ़ने जाते हैं, जो पढ़ते हैं, ठीक। इसी तरह मतलब स्टूडेंट उसको रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह जो वर्ड डेटर होता है वो रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? जिसको आपने उधार दिया है। अब वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, वो जुडिशियल भी हो सकता है। तो जब हम किसी भी इंसान का नाम ना लिख के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ना लिख के उसको किसी दूसरे नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आपने उधार दिया है तो आप उसको बोलोगे कि वो मेरा डेटर है। अब डेटर क्या है? डेटर का मतलब जैसे आप डेटर बोलते हो आपके दिमाग में आता है आपने उधार दिया उसको। अब उधार या तो इसको दिया होगा या इसको दिया होगा। तो जो डेटर है ये रिप्रेजेंटेटिव है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको आपने उधार दिया है, ठीक। इसी तरह होते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे आपने उधार लिया हुआ है। अब आप कैसे उधार लेंगे भाई? आप या तो इससे उधार लेंगे, नेचुरल वाले से कहेंगे, या आर्टिफिशियल वाले से कहेंगे। अकाउंट में ये एक वर्ड यूज होता है बार बार, क्रेडिटर। अब क्रेडिटर क्या होता है? ये केवल रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेचुरल को या आर्टिफिशियल को। इसी तरह अकाउंट में बहुत सारे टर्म होते हैं जिनके आप अकाउंट खोलते हो उन टर्मों के, ठीक है, ताकि आप उसको अकाउंट खोलते हो ताकि आप उनको एक जगह क्लब करके बता सको कि भाई आपने कितने कितने लोगों का उधार लिया है। तो उनके लिए एक टर्म है, वो टर्म क्या है कि क्रेडिटर कहेंगे आप, उनसे आपने उधार लिया हुआ। तो ये जो इस तरह के वर्ड हैं डेटर, क्रेडिटर, ये बेसिकली किसी ना आर्टिफिशियल पर्सन को या किसी नेचुरल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक। इसीलिए इनको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव। ये किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। एक और एग्जांपल हम आपको बता दे रहे हैं, कैपिटल। अब ये टर्म है, ये आप अगर अपने बुक में देखेंगे तो ये टर्म अलग अलग से डिफाइन भी किए हुए उन्होंने। अब कैपिटल क्या होता है? अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए इसी कैपिटल के रिस्पेक्ट में ही, एक होता है बिजनेस और दूसरा होता है बिजनेसमैन। ठीक, बिजनेस, बिजनेसमैन। जो भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं ये इसकी होती है, बिजनेसमैन की नहीं होती है। आप जब भी सोचिए, जब आप अकाउंट्स करेंगे तो आप जब बनाएंगे एंट्री तो अपने आप को बिजनेस सोचिएगा, बिजनेसमैन ना सोचिएगा, ठीक है, बिजनेस सोचिएगा। तो जो भी बिजनेस है, बिजनेसमैन एक होता है बिजनेस। अब ये जो बिजनेसमैन है यही तो बिजनेस को पैसा देता है। बिजनेस को एक आप इंसान समझ के समझिएगा भाई, जो भी बिजनेसमैन होगा वही तो बिजनेस को पैसा देगा कि भाई ये लो पैसा, काम करो। अब आप कहेंगे काम तो वही करेगा, अरे वो तो मानते हैं, पर जब आप पढ़ते हैं अकाउंटिंग में तो ये आप मान के चलिए कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, ठीक। तो बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है, उसको आप कह सकते हैं कि बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसा दिया। तो जब बिजनेसमैन बिजनेस को पैसा देता है उसको कहते हैं कैपिटल। इसी तरह आप देखिए कोई भी बिजनेसमैन होगा वो अपना खर्चा कहां से चलाएगा? भाई बिजनेस से ही पैसा निकाल के तो खर्चा चलाएगा, वो और कहीं काम करने तो जाता नहीं है। तो जब बिजनेस से ही पैसा लगा के वो निकाल रहा है, भाई पहले जब दिया उसने तो उसको कैपिटल बोल दिया हमने। अब जब वो बिजनेस से ही पैसा लेके अपना खर्चा चला रहा है तो उसको हम कहेंगे, खर्चा मतलब पर्सनल घर का खर्चा, तो उसको हम कहेंगे ड्रॉइंग्स, ठीक। कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल का मतलब एक, अच्छा, अकाउंट में दो लोग होते हैं, आप उसको ऐसा समझ लीजिए, दो लोग होते हैं, बिजनेस सेपरेट है, बिजनेसमैन अलग है, बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। आप जो अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस की करते हैं। तो जब भी आप अपना कॉन्सेप्ट सोचेंगे दिमाग में तो सोचिए आप बिजनेस को आप एक इंसान मान के चल लीजिए। तो बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसा दिया कि भैया शुरू करो बिजनेस। अब करेगा वही आदमी, पर वो बिजनेसमैन ने बेसिकली बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस को पैसा एक तरह से दिया। बिजनेस को अगर आप अलग आदमी मान लेंगे तो आपको समझ में आएगा बिजनेसमैन अलग है, बिजनेस अलग है। वो आदमी ने पैसा लगा के शुरुआत की बिजनेस की, तो जो वो पैसा लगाता है बिजनेस में उसको कहते हैं कैपिटल। और इसी तरह जो बिजनेसमैन है जब वो पैसा लगा के बिजनेस में कमाता है तो भाई उसका घर का भी तो खर्चा होगा, वो कहाँ से आएगा? वो यहीं से पैसा तो निकालेगा बिजनेस से। तो जब अब बिजनेस ने बिजनेसमैन को दिया, या आप कहिए बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसा निकाला, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ड्राइंग। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कैपिटल और ड्राइंग कुछ नहीं है,
ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये रिप्रेजेंट कर रही हैं बिजनेसमैन को। तो जब भी कैपिटल अकाउंट आपसे बोला जाएगा तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल क्या करता है? बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि किसी पर्सनल अकाउंट का मतलब या तो नेचुरल होगा या आर्टिफिशियल होगा, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ड्राइंग, ड्राइंग क्या होता है? जो बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसा निकाल लिया अपने घर के खर्चे के लिए, अपने पर्सनल खर्चे के लिए, बिजनेस के खर्चे के लिए नहीं, तो उसको कहते हैं हम लोग ड्राइंग। ठीक। डेटर क्या बताया? डेटर मैंने वो बताया जिनको आपने उधार दिया। तो जब आपसे डेटर कहा जाएगा तो आप अच्छा जिसको आपने उधार दिया, अब वो होंगे नेचुरल या आर्टिफिशियली, पर जो एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है डेटर, वो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसको आपने उधार दिया हुआ है। ठीक। तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ये वो लोग हैं जिनको आपने उधार दिया है। तो डेटर वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है उन लोगों को। इसी तरह क्रेडिटर, क्रेडिटर जिनसे आपने उधार लिया हुआ है, तो क्रेडिटर वर्ड और कुछ नहीं है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है उन लोगों को जिनसे आपने उधार लिया हुआ है। तो अकाउंट में जब हमने बताया था पर्सनल अकाउंट तीन तरह के होते हैं, नेचुरल हमारी आपकी तरह, आर्टिफिशियल वो होते हैं जो किसी एक्ट के अंदर आर्टिफिशियल पर्सन माने जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया आप आर्टिफिशियल पर्सन है। और तीसरा मैंने बताया रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट वो होते हैं जो इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, मतलब जो शायद उनका नाम वो नहीं बताएंगे कि ये नाम ए है कि बी है कि राम नाम है कि श्याम नाम है, पर वो एक टर्म होगा जो उन लोगों के लिए रिप्रेजेंट होगा। जैसे मैंने आपको बताया स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको, उनके लिए एक टर्म इस्तेमाल हम कर सकते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट वर्ड क्या होता है? उनको रिप्रेजेंट करता है। ठीक। तो इसी तरह से ये डेटर जो वर्ड है ये उनको रिप्रेजेंट करता है जिनको आपने उधार दिया, वो आर्टिफिशियली होंगे या नेचुरल होंगे। क्रेडिटर उनको रिप्रेजेंट करता है जिनसे आपने लिया, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर्टिफिशियल या उसको, ये वर्ड। तो जो भी वर्ड अकाउंट में ऐसे आएंगे, जो भी अकाउंट ऐसे आएंगे जो किसी आर्टिफिशियल या नेचुरल पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे, उनको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। एक और एग्जांपल मैंने आपको बताया कैपिटल। बिजनेसमैन, ध्यान रखिएगा बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। अपने आप जब भी आप अकाउंट्स पढ़ते हैं अपने आप को बिजनेस मानिए। ठीक। बिजनेस को एक इंसान मान के चलेंगे तो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया, भाई बिजनेस कहाँ से पैसा लाएगा? बिजनेसमैन ने पैसा लगाया, अपना पैसा लगाया बिजनेस चलाने के लिए, तो उसको कह दिया कैपिटल। जब बिजनेसमैन पैसा निकाल लेता है, भाई उसके घर के खर्चे भी तो हैं, बच्चों के स्कूल की फीस है और भी तरह के खर्चे हैं, तो उसको कह देते हैं ड्राइंग। तो कैपिटल और ड्राइंग क्या कर रहे हैं? वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। इसी तरीके से बहुत सारे अकाउंट होते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ, जब आप आगे पढ़ेंगे तो और बेहतर समझ में आ जाएगा। इन एग्जाम्पल के साथ 4 एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया है। वैसे डेटर बता दिया है, क्रेडिटर बता दिया है, कैपिटल बता दिया है, ड्राइंग बता दिया है। 2-4 एग्जाम्पल और हैं, उनको भी आप लोग जरा सा, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब फिर से फोकस करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के। केवल मैं टाइप बता दे रहा हूँ, उनको याद रखिएगा। पिछली उसमें देख लीजिएगा, 4 बताए जा चुके हैं आपको। डेटर बता दिया गया है, क्रेडिटर बता दिया गया है, आपको कैपिटल बता दिया गया, ड्राइंग बता दिया गया। कुछ चीजें हैं जो फिलहाल के लिए याद कर लीजिए, ठीक है, कि इसको रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। आगे समझा दिया जाएगा ये रिप्रेजेंटेटिव क्यों है। ठीक है। अब देखिए, पढ़ने के 2 टैक्ट होते हैं और दोनों टैक्ट आपको आने चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ बातें हम आपको ऐसी बताते हैं जिनका रिलेशन आगे होगा, जो आगे आपको बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है। पर अभी के लिए उन छोटी, वो केवल 5% होंगी, पर उसको आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा। उसका रिलेवेंस आपको आगे समझा दिया जाएगा, वो क्यों ऐसा कहा गया था। ठीक है। तो वो 4 के साथ साथ 2-4 आप और ध्यान रखिए। एक चीज आ जाएगी, एक वर्ड आएगा बार बार, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंस का मतलब होता है, एक्सपेंस में आप कुछ भी कह सकते हैं, सैलरी हो सकती है, रेंट हो सकता है, जितने भी खर्चे होते हैं बिजनेस के। आउटस्टैंडिंग का मतलब अगर
समझना आप चाहें तो आप कर सकते हैं कि जो खर्चा बिजनेस में हो गया है पर पे नहीं हुआ है, इसमें फर्क होता है, होने में और पे करने में फर्क है। अब आप ही देख लीजिए, बिजनेस में अगर आप अपने पापा से या अपने घर में और जो लोग काम करते हैं उनसे अगर आप पूछेंगे कि आपको सैलरी कब मिलती है, तो आप देखेंगे वो कहेंगे मैं सैलरी 7 तारीख को मिलती है। हर आदमी को सैलरी 31 को नहीं मिल जाएगी, महीने के आखिरी में नहीं मिल जाएगी। जबकि आप अगर देखिए तो वो सैलरी है किसकी, मान लीजिए अगर वो अप्रैल की बात करूं मैं, तो अप्रैल 7 अप्रैल को जब उनको सैलरी मिलेगी तो कब की मिलेगी, उधर 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक की वो सैलरी 7 अप्रैल को मिलेगी, मतलब वो है पिछले महीने की, और वो इंटाइटल्ड भी हैं, उनका हक है कि वो सैलरी मिले उनको। पर वो कंपनी की पॉलिसी ऐसी होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टाफ काम करते हैं, उनका अपना सैलरी बनाना, उस प्रोसेस में टाइम लगता है कि किसने कितनी दिन छुट्टी ली नहीं ली, काटा पीटी करने के चक्कर में और भी जो प्लस माइनस करते होंगे वो, तो उनको टाइम चाहिए होता है, तो कहते हैं 7 तारीख को देंगे। तो अगर आप देखिए तो 31 मार्च के दिन जिस बंदे ने पूरे महीने काम कर लिया उसको सैलरी देनी पड़ेगी कंपनी को। तो अगर हम 31 मार्च की बात करें, तो एज ऑन मंथ की एंड की बात करें, तो वो जो सैलरी जो देनी है पर अभी दी नहीं है, देनी क्यों है, क्योंकि टाइटल्ड हो गया सामने वाला बंदा, आपने उस महीने की सैलरी ले ली, वो भले चला जाए 1 अप्रैल को रिजाइन करके चला जाए, पर आपको देनी पड़ेगी सैलरी, थोड़ी नहीं तो चला गया नहीं देंगे। तो ऐसी कोई भी चीज जो हो चुकी है पर अभी आपने पे नहीं की है, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। अब वो आपका सैलरी हो सकता है, वो रेंट भी हो सकता है, वो इंश्योरेंस भी हो सकता है। नॉर्मली इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग नहीं होता, तो पहले ही जमा करना पड़ता है आपको, ठीक है। और भी बहुत तरह के खर्चे हो सकते हैं, ये समझ लीजिए जो हो गए हैं, जिनका एक तरह से आपने बेनिफिट ले लिया है पर अभी पे नहीं किया है। फर्क समझते हैं ना, बेनिफिट ले लिया है पर पे नहीं किया है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने सैलरी का बताया, कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय काम करता है, वो 1 तारीख से लेकर महीने के आखिरी तक काम करेगा, पर उसको आप प्रैक्टिकल में जाके देखेंगे सैलरी आप उसको 2 तारीख को, 3 तारीख को, 7 तारीख को ऐसे दी जाती है पिछले महीने की। तो अगर हम उस महीने के आखिरी में बात करें, तो उस कंपनी ने जहां वो काम करता है उसका बेनिफिट ले लिया है, उनको देनी है उसको सैलरी, पर उन्होंने अभी दी नहीं है। तो जब उसका बेनिफिट ले लिया है पर अभी पे नहीं किया हुआ है, तो उसको उन चीजों को कहते हैं आउटस्टैंडिंग। अब वो सैलरी हो सकती है, वो रेंट हो सकता है, आपने बेनिफिट ले लिया है, आप पूरे महीने रह चुके हैं पर अभी आपने दिया नहीं है रेंट, तो वो आउटस्टैंडिंग रेंट कहलाएगा। वर्ड पहले कर जाता है आउटस्टैंडिंग, ठीक है। इसी तरह जो भी खर्चा ऐसा होता है जिसका आपने बेनिफिट ले लिया है पर अभी आपने पे नहीं किया, वो आउटस्टैंडिंग होता है। दूसरा आपने प्रीपेड, वर्ड से ही समझ सकते हैं, जैसे ये बेनिफिट ले लिया है पर पे नहीं किया है तो आउटस्टैंडिंग कहलाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस बदलते जाएंगे, जैसे सैलरी बकाया है तो सैलरी आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। रेंट बकाया है तो आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा। टेलीफोन का खर्चा बकाया है तो आउटस्टैंडिंग मोबाइल एक्सपेंसेस हो जाएंगे। इसी तरह प्रीपेड में क्या होता है, प्रीपेड में क्या होता है, आप दे पहले देते हो, आप दे पहले दिया, बेनिफिट बाद में उठाओगे। मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, क्या होता है, दे पहले देते हैं तो बेनिफिट बाद में उठाते हैं, वो प्रीपेड है। तो ऐसा कोई भी खर्चा जो कंपनी दे पहले देती है पर बेनिफिट बाद में उठेगा उसका, उसको कहते हैं प्रीपेड। वो कुछ भी हो सकता है, इसके आगे खर्चा कोई भी लगा लीजिएगा आप, जितने भी खर्चे आप सोच सकते हैं वो प्रीपेड हो सकते हैं, ठीक है। जो भी आप खर्चा सोच सकते हैं उसमें आप रेंट भी हो सकता है, रेंट नॉर्मली आप देखिए तो एडवांस में ही चलता है, वो प्रीपेड में ही चलता है। और भी बहुत तरह के खर्चे हो सकते हैं जो प्रीपेड, इंश्योरेंस प्रीपेड होता है, एक बार जब आप पे करते हैं तब साल भर तक बेनिफिट लेते हैं उसका, तो पे आपने पहले कर दिया है, ठीक, उसको प्रीपेड कहते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस, देखिए ये वर्ड यूज होते हैं एक्सपेंस, ठीक। ऐसी इनकम भी हो सकती है, ठीक, कैसी इनकम, जो आपने कमा ली है पर मिली नहीं है। अब ऐसा कैसे हो सकता है, होता है, देखिए आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक। अक्रूड जो होता है वो इनकम के रिस्पेक्ट में है, ये समझिएगा, ये खर्चा है, ये इनकम है। आउटस्टैंडिंग का मतलब आपने उसका बेनिफिट ले लिया है पर उसको अभी पे नहीं किया है। सैलरी के एग्जांपल दिया मैंने आपको कि आप पूरे महीने की आपने उससे काम करा लिया पर अभी पे नहीं किया। आपका पॉलिसी ये है कंपनी की, वो 7 तारीख को पे करता है, तो महीने के आखिरी में आपको आउटस्टैंडिंग बनाना पड़ेगा। आप कहोगे कि हाँ महीने भर मैंने इसका इस्तेमाल किया, तो 31 तारीख को आपको कहोगे कि ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ठीक। जब पे करोगे तब पे करोगे। पर कुछ ऐसी तरह की इनकम भी होती है जो आप कमा लेते हैं पर मिलती नहीं है। अब इसमें फर्क है, कमाने में और मिलने में फर्क है। आप एक काम करिए, किसी का कोई काम करिए,
काम पूरा हो जाएगा तब वो पैसा देगा। और मान लीजिए उसने पैसा, ऐसा नहीं है कि आज काम पूरा हुआ तो शाम को पैसा दे दिया, मान लीजिए टर्म ऐसा है कि आप जब काम कर लेंगे उसके 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद हम आपको पैसा देंगे। ठीक, तो वो उसको कहा जाएगा उस तरह की कमाई को कि आपने कमा लिया है पर मिला नहीं है। जब कमा लिया हो और मिले ना तो उसको कहते हैं अक्रूड। ध्यान रखिएगा, अक्रूड इनकम के रिस्पेक्ट में है, एक्सपेंस के रिस्पेक्ट में नहीं है। आप ये नहीं कह सकते आउटस्टैंडिंग इनकम, नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के साथ जोड़ता है, आउटस्टैंडिंग का यूज एक्सपेंस के साथ होता है। इनकम के साथ जो वर्ड यूज होता है वो होता है अक्रूड। और चौथा एग्जांपल होता है अनअक्रूड। भाई बड़े आदमी हो तुम, ठीक, बड़ा नाम है, बिना पैसे लिए काम ही नहीं करते हो, पैसा लेते हो तो पैसा एडवांस में दोगे तब काम होगा, एडवांस जिसे कहते हैं, होते हैं बहुत सारे लोग। ठीक, अब पैसा तो उन्होंने ले लिया पर अभी काम पूरा नहीं किया, मतलब जब वो काम कर लेंगे तब एक तरह से वो पैसा उनका होगा। अभी एक तरह से उन्होंने गारंटी टाइप की रखवा ली अपने पास, ये समझ लीजिए। अगर काम नहीं हुआ तो पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक, तो वो एक तरह से एडवांस में मिल गया, प्रीपेड। आप कहोगे ये इसको प्रीपेड कहते हैं, प्रीपेड इनकम नहीं। इनकम में जो वर्ड यूज होता है वो अनअक्रूड होता है, जो पहले मिल जाए, इनकम होती नहीं है अभी आपकी पर एडवांस में मिल गया आपको, और जब आप वो काम कर लोगे तब बेसिकली वो इनकम मानी जाती है आपकी। तो अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको पहले मिल गई, आप कोई काम करना चाह रहे हैं उसका पहले ही पैसा आपको मिल जाए तो उसकी रिकॉर्डिंग तो करोगे ना, पैसा आ गया तो रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा, तो उसको उस समय इनकम नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता अनअक्रूड इनकम, पहले मिल जाना। आउटस्टैंडिंग मतलब ऐसा खर्चा, ध्यान रखिए खर्चा के साथ आउटस्टैंडिंग वर्ड जुड़ा है, जो हो गया हो पर कंपनी ने पे ना किया हो। एग्जांपल सैलरी, पीछे रिवर्स करके देख लीजिएगा। रेंट, महीने भर आप रह चुके हैं पर अभी आपने रेंट दिया नहीं है, ठीक, बेनिफिट ले लिया है। ये जो खर्चे होंगे आउटस्टैंडिंग में, इसका आप बेनिफिट ले चुके होंगे पर अभी पे नहीं किया होगा। प्रीपेड इसके ठीक उल्टे होते हैं, एक्सपेंस है ये दोनों। देखिए एक्सपेंस के रिस्पेक्ट में वर्ड प्रीपेड यूज होता है, आपने पे पहले कर दिया, इस्तेमाल बाद में करोगे। बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं, इंश्योरेंस का कॉपी देख लीजिए उठा के आप अपनी, अगर स्कूटी चलाते होंगे, दे पहले देते हैं वो पूरा साल भर चलता है फिर। ठीक, इसी तरह आप मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, देते पहले फिर साल भर चलाते, उसको 3 महीना 4 महीना जितने मंथ का होगा उतना आप इस्तेमाल करोगे, तो प्रीपेड पहले पे कर देते हो आप। ठीक, फिर होता है अक्रूड। अक्रूड जैसे ये दोनों टर्म आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के रिस्पेक्ट में इस्तेमाल होता है केवल, प्रीपेड भी केवल एक्सपेंस के रिस्पेक्ट में इस्तेमाल होता है, इनकम के रिस्पेक्ट में वर्ड इस्तेमाल होता है अक्रूड। ये इनकम है कि काम कर दिया पर पैसा नहीं मिला, ठीक, तो ऐसी इनकम को अक्रूड इनकम कहते हैं। और जब आपको पैसा पहले मिल जाए पर अभी आपने काम नहीं किया उसका, बहुत सारी इनकम ऐसी भी होती है, तो उसको हम कहते हैं अनअक्रूड इनकम। ठीक, ये सारे एग्जाम्पल हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक, वो इसलिए क्यों है, क्योंकि ये जो भी आउटस्टैंडिंग है वो किसी ना किसी, या तो आपको इंसान को देना होगा या किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को देना होगा। इसी तरह प्रीपेड भी ऐसा ही होता है, या तो आपने किसी इंसान को पे किया होगा या ऑर्गेनाइजेशन को पे किया होगा, तो ये उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बताया था ना स्टूडेंट का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैंने दिया था आपको कि चिल्ड्रन जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कुछ है थोड़े ना, वो रिप्रेजेंट करता है एक टर्म जो उनको रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अब सैलरी तो कब एक कंपनी में हजारों को ड्यू होगी अगर उसमें 1000 स्टाफ हैं, ठीक, अलग अलग नाम पे जाएंगे तो वो नेचुरल पर्सन है, पर उनको एक साथ क्लब करके बोलना होगा कि भाई हाँ इतने स्टाफ की सैलरी ड्यू है, तो आप बोलोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ड्यू मतलब अभी पे नहीं किया, आप उसको बेनिफिट ले चुके हो पर पे नहीं किया। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी किसी ना किसी, या तो आपने ऑर्गेनाइजेशन को दिया होगा, आर्टिफिशियल पर्सन को दिया होगा, या किसी नेचुरल पर्सन को दिया होगा, क्योंकि ये उन्हीं को वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, उन्हीं को आपने पहले दे दिया, ये प्रीपेड उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस है। जिस तरह एक्सपेंस के साथ आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड लगता है, अक्रूड इनकम है वैसे ही कि आपने काम कर दिया, पैसा मिला नहीं है, आपको इसी से मिलता जुलता दिख रहा होगा कि बेनिफिट ले लिया, यहाँ उसका उल्टा हिस्सा है, मतलब एक्सपेंस के तरह सोचते हैं कि बेनिफिट ले लिया पर पे नहीं किया है। यहाँ पे क्या है, काम कर दिया है पर मिला नहीं है, ठीक, पर एक्सपेंस के साथ आउटस्टैंडिंग यूज होता है। कभी भी आप ये नहीं कहेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम, नहीं, आउटस्टैंडिंग वर्ड केवल एक्सपेंस के साथ यूज होता है, इनकम के साथ वर्ड यूज होगा हमेशा अक्रूड। ठीक, इसी तरह प्रीपेड एक्सपेंस होता है, मतलब पहले से जो खर्चे आपने कर दिए
अब ये खर्चे या तो आपने किसी इंडिविजुअल को दिए होते या नेचुरल पर्सन को दिए होंगे या आर्टिफिशियल को देंगे, तो ये वर्ड उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, अब जो पहले कर दिया है, इसी तरह जब पहले मिल गया है इनकम, जो पहले मिल गई है तो वो अनअक्रूड कहलाएगा, उसको आप प्रीपेड इनकम नहीं कहोगे। आप अनअक्रूड वर्ड यूज कर सकते हो, बहुत जगह वर्ड इस्तेमाल हो सकता है एडवांस, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो ये मैंने रिप्रेजेंटेटिव के कुछ एग्जांपल आपको बता दिए, इससे पहले 4 एग्जांपल मैंने और बताए थे। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था डेटर, क्रेडिटर और कैपिटल और ड्राइंग, और उसके साथ 4 एग्जांपल और हैं। एग्जांपल और भी बहुत होते हैं पर ये 4-6 एग्जांपल हैं, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप देखेंगे अपनी बुक में भी उठा के पलट के देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यही बेसिक हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल होंगे, आप बुक से पढ़ के समझ सकते हैं। जो ना समझ में आए वो आप कमेंट में, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप कर सकते हैं। आपको ईमेल का एक लिंक भी दे दिया जाएगा, इसमें जो भी टॉपिक पढ़ाया गया उसके रिगार्डिंग कोई क्लैरिफिकेशन आपको करनी है तो आप उस ईमेल के थ्रू क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। क्लैरिफिकेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि अपने भी काम होते हैं। मैंने आपको बताया था मैं एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो अपने काम में भी थोड़ी व्यस्तता रहती है, पर जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करके जरूर बताया जाएगा जो भी आपकी कंफ्यूजन होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जितना आज पढ़ाया गया है इसको इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन बना के आपसे पूछे जाएंगे, करवाए जाएंगे कि ये वाला अकाउंट कौन सा अकाउंट है। जैसे मैंने आपको हर अकाउंट की डेफिनेशन अब आपको बता दी है कि 3 ही तरह का अकाउंट होंगे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उसमें ये है। तो अब आपको मैं टाइप ऑफ अकाउंट दूंगा और फिर आपको समझाऊंगा ये वो वाला क्यों है, ये अकाउंट वो वाला क्यों है, ये अकाउंट वो वाला क्यों है। तो उससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि किसी भी अकाउंट को क्लासिफाई करना जो हमने पहले आपको पढ़ाया है उसके बेसिस पे उसको सोच के कि हाँ ये अकाउंट है तो इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है। आपको उन डेफिनेशंस में आप जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये इस टाइप का अकाउंट है, भाई ये पर्सनल है, ये रियल नहीं है, या रियल नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगली क्लास में आपको एक तरह से वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, करवाए जाएंगे, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर बनेगी। ठीक है, थैंक यू आज के लिए। और कोशिश ये रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर की जाएं और मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें आपको समझ में भी आ जाएं, क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। स्पीड थोड़ी मैं धीमी रखूँगा क्योंकि ये कोई अभी रश आवर्स नहीं है मेरे लिए, और जिनको मैं टारगेट भी कर रहा हूँ, जिनको पढ़ाने के लिए, उनको भी मैं कहूँगा ये आपको मैं किसी चीज़ को रश करके नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि अगर मैंने भागा दौड़ी में पढ़ाया तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। क्योंकि वैसे भी ये मीडियम ऐसा है, वन वे कम्युनिकेशन है, जब तक लाइव नहीं हो रहा है तब तक ये वन वे कम्युनिकेशन है। अब मेरे हिसाब से तो मैंने सब समझा दिया आपको कितना समझ में आता है ये तो जब आप वीडियो देखोगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं असल में कि अब मैं तो इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे एक अंदर कहीं ये फील है कि सामने वाले को समझ में आ रहा है। ठीक है, हालांकि पढ़ाया इतना है तो मुझे समझ में आ जाता है कि कहाँ कहाँ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ सकती हैं, पर फिर भी 2-4 लोग ऐसे होंगे जिनको उसके अलावा भी कंफ्यूजन हो रही होगी। ठीक है, तो कोशिश पूरी ये रहेगी, इसलिए मैं भगा के नहीं पढ़ाऊँगा, धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएंगे। तो आगे जितना भी आप 11th का, क्योंकि मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, कहीं भी आप अकाउंटिंग का काम करेंगे, कहीं भी आप 12th में जो भी आप पढ़ेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कोई समस्या नहीं आएगी। इसीलिए मैं स्पीड थोड़ी धीमे रखूँगा। जब बेसिक तैयार हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो फिर थोड़ी स्पीड तेज भी कर दी जाएगी, और उससे फिर तब तक एक हमारा भी आपका रिश्ता बन जाएगा। तो ये समझ में आ जाएगा कि मेरी बात कितने लोगों को पहुंचती है, कैसे पहुंचती है, उनको क्या दिक्कत आती है। आपके जितने ज़्यादा क्लैरिफिकेशंस आप मांगोगे उतना आपको क्लैरिफाई कर दिया जाएगा, वो मेरे लिए बेहतर है। क्योंकि एक इस मीडियम में मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, जो वीडियो फॉर्म का मीडियम है, तो मुझे भी ज़्यादा समझ में आएगा कि बच्चों को क्या समझ में आता है और क्या समझ में नहीं आता है, और मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। कोई भी सजेशन हो आप बता सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी मेरे लिए नहीं है, कुछ टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस हो सकता है आपको बीच में मिले, हो सकता है टेक्नोलॉजी उतनी रिफाइंड ना मिले। बहुत लोग हैं जो बहुत रिफाइंड टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाते हैं, पर क्योंकि मेरी शुरुआत है तो मैं अभी उसको उतना रिफाइंड नहीं कर सकता हूँ। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी उसको रिफाइंड किया जाएगा टेक्नोलॉजिकली, और ये क्लासेस सुपीरियर होंगी। अभी केवल ये बिगिनिंग है। ठीक है, और जो दिक्कत आएगी तो नीचे आपको लिंक दे दिया जाएगा,
वो आप उस लिंक पे आप मेल कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि एक व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे दूं। थोड़ा सा उसमें दिक्कत ऐसा दी है कि मैं थोड़ा पर्सनल अपने स्पेयर में रहता हूं, तो जब मैं कुछ काम कर रहा होता हूं तो मैं डिस्टर्बेंस कम डिजर्व कर, मतलब मुझे लगता है मुझे कम डिस्टर्ब किया जाए, तो व्हाट्सएप पे थोड़ा सा वो डिस्टर्बेंस ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। इसलिए कोशिश करूंगा कि कैसे उसको मैनेज करें ताकि एक लाइव कम्युनिकेशन भी बना रहे हमारा, उससे चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए, वीडियो देखने के लिए। आपको अगर समझ में आता है तो प्रियम कॉमर्स क्लासेस को आप सब्सक्राइब करिए। ये चैनल बना ही आप लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए जो अकाउंटिंग को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, और ऐसे भी लोगों के लिए जो मान लीजिए अभी तो कोरोना चल रहा है तो शायद उनको बेनिफिट मिले, वो बाहर जाके नहीं पढ़ना चाहते हैं तो घर ही में अपना बैठ के पढ़ सकते हैं, पर उनके लिए भी जो अब जो मीडिया जो मतलब एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, अगर उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोई भी कारण, किसी भी कारण से, तो वो भी मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगली क्लासेस में जितना भी पढ़ाया गया है उसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू आपको ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू।